हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा सा जान लिया था। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, टॉर्सनल एंगल क्या होता है, टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है या वंडरवाल स्ट्रेन क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने लास्ट क्लास में जाना था। आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आज का कि ये तीन स्ट्रक्चर्स दी गई हैं। ये एंटी रूप है, ये गॉस रूप है और ये परफेक्टली एक्लिप्स्ड रूप है। अब इन तीनों रूपों में मेरे को ये बताना है कि इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, इसमें एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो, इस वाले रूप को मैं E1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं E2 नाम दे देता हूँ और इसको मैं E3 दे देता हूँ। ये एनर्जी मैंने इन तीनों की रख ली है। अब इन तीनों की एनर्जी में मेरे को यहाँ पर देखना है कि ये जो कंपाउंड मैंने लिए हैं इसमें देखो CH3 सबसे ज़्यादा दूर है, तो इनमें रिपल्सन क्या होगा, सबसे कम होगा, लोअर रिपल्सन होगा। यहाँ गॉस रूप में ये दोनों पास पास आ गए बिल्कुल एक दूसरे के, तो ऐसी स्थिति में इसमें रिपल्सन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और तीसरे की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये CH3 बिल्कुल एक दूसरे के पास हैं, थीटा का मान यहाँ पर 0 है। तो ऐसी सिचुएशन में एनर्जी जो है वो E3 की कैसी हो जाएगी, सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन सबसे ज़्यादा लगेगा। तो एनर्जी E3 यानी कि परफेक्टली एक्लिप्स्ड की सबसे ज़्यादा, उससे कम एनर्जी हो जाएगी गॉस रूप की और सबसे कम एनर्जी हो जाएगी एंटी रूप की। और स्टेबिलिटी एनर्जी की जस्ट अपोजिट होती है, तो इस कारण एनर्जी वो E3 E1 जो है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, E2 मीडियम में रहेगा और E3 सबसे ज़्यादा। नेम के अकॉर्डिंग भी इनको अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरा कंपाउंड मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। एक मेरे पास इस तरह से कोई कंपाउंड है, ये फ्रंट कार्बन हो गया और बैक कार्बन पर एक H यहाँ लगा हुआ है, एक CH3 यहाँ पर लगा हुआ है और एक CH3 यहाँ पर है और एक CH3 मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ए रूप दे देता हूँ और एक मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा टर्न कर देता हूँ। बी रूप इसका मैं इस तरह से बना लेता हूँ कि एक H, दूसरा H, रियर कार्बन में यहाँ पर CH3, इधर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ये मेरा बी रूप है। अब मेरे को यहाँ पर बताना है कि इन दोनों में से एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो ध्यान देने की बात यह है कि इसमें ये जो ग्रुप लग रहा है दोनों बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ पर CH3 अपोजिट इधर कर दिया है और यहाँ पर इस CH3 के पास में कर दिया। तो यहाँ पर H और CH3 के मध्य में रिपल्सन लग रहा है, जबकि ये ग्रुप भी CH3 है और ये ग्रुप भी CH3 है। इन दोनों के मध्य रिपल्सन ज़्यादा होगा बजाय बल्कि ग्रुप और स्मॉल ग्रुप के। तो इस सिचुएशन में बी वाले पर रिपल्सन फोर्स ज़्यादा है और रिपल्सन फोर्स ज़्यादा है तो एनर्जी बी वाले की ज़्यादा हो जाएगी। तो एनर्जी का ऑर्डर यदि अपन देखें तो एनर्जी बी की ज़्यादा होगी और ए की क्या होगी, कम। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर यदि अपन देखें तो स्टेबिलिटी किसकी, ए की ज़्यादा हो जाएगी और बी की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलो अब स्टेबिलिटी और एनर्जी का ऑर्डर निकालने के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे करते हैं जहाँ पर जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि कुछ कंपाउंड हैं और इन कंपाउंड में हमको जो मोर स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन है वो ड्रॉ करना है। जैसे एक मैंने ले लिया ये वाला कंपाउंड। अब इसमें क्या है, ये कार्बन एटम है, इस पर एक CH3 और एक हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर CH3 और एक हाइड्रोजन हो जाएगा। अब मोर स्टेबल बनाना है न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो ये फ्रंट कार्बन जिस पर 1, 2 और 3। अब इस पर यदि हम देखें तो एक मैं यहाँ पर CH3 लगा दूँ, ये वाला लगा दिया, और एक CH3 में इन दोनों पोजीशनों में से कहीं पर भी ड्रॉ कर देता हूँ। चलो एक इधर लगा देता हूँ मैं और एक यहाँ लगा देता हूँ। अब रियर कार्बन, अब इस रियर कार्बन पर भी मेरे पास 2 CH3 हैं और एक H है। अब देखो CH3, अब मैं यहाँ पर इन दोनों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि यहाँ पर मैं CH3 लूँ तो इससे भी रिपल्सन लगेगा और यहाँ से भी क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। तो मेरे को दो बल्कि ग्रुप के बीच में एक छोटा ग्रुप रखना पड़ेगा हाइड्रोजन, जिससे मिनिमम रिपल्सन की सिचुएशन उत्पन्न हो।
अब यहाँ पर CH3 और H है और यहाँ पर भी CH3 और H है, तो दोनों सिचुएशन सेम है। तो ऐसी स्थिति में, और दो ही मेरे पास CH3 हैं, तो दोनों को मेरे को यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी सेम पोजीशन बन रही है और यहाँ से भी सेम पोजीशन ही बन के आ रही है। तो इस सिचुएशन में CH3 को यहीं पर लेना पड़ेगा और यही मोर स्टेबल सिचुएशन यहाँ पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर, इसमें दूसरा पार्ट ले लेता हूँ मैं, और ये सेकंड है इसका। अब इसमें देखो, इस कार्बन पर एक CH3 ये है, एक CH3 ये है, और ये सेकंड कार्बन जो रियर वाला है उस पर एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दो क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होंगे, एक ही। तो चलो इसका मोर स्टेबल रूप यदि अपन को बनाना है, तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा कि ये मेरे पास फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन में सेम सिचुएशन है मेरे पास कि एक तो CH3 है और एक CH3 यहाँ पर होगा और एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। अब रियर कार्बन यदि मैं यहाँ पर बनाता हूँ, तो इस रियर कार्बन में मेरे पास एक इथाइल ग्रुप है और दो मेरे पास ग्रुप कौन से हैं, हाइड्रोजन। यदि मैं यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगा दूँ, तो इस सिचुएशन में यदि इथाइल ग्रुप यहाँ पर मैं लगाता हूँ, तो इथाइल ग्रुप लगाने पर मोर रिपल्सन उत्पन्न होगा, और मोर रिपल्सन यदि उत्पन्न होगा तो ये सूटेबल फॉर्मेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर तो मेरे को हाइड्रोजन लगाना ही होगा। अब मेरे पास दो सिचुएशन बनी, CH3 और H, और यहाँ पर भी CH3 और H। तो यहाँ पर भी मैं इथाइल लगा सकता हूँ और यहाँ पर भी इथाइल लगा सकता हूँ। दोनों जगह जो इथाइल लगेंगे वो सेम ही होंगे, तो इसलिए एक इथाइल तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा और एक यहाँ पर लग जाएगा H। यहाँ की जगह इथाइल को यहाँ पर भी लगाया जा सकता है, ये सिचुएशन भी सही होगी। तो ये मोर स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं सेम इसी प्रकार का, कुछ इसी में तीसरा पॉइंट लेकर इधर भी मैं इथाइल ले लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं एक इथाइल ले लेता हूँ। तो इस सिचुएशन में यदि अपन मोर स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन यदि बनाएं, तो इसमें क्या होगा कि ये तीन ग्रुप, जिसमें से एक तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर इथाइल, और एक ये हो जाएगा हाइड्रोजन, और एक मेरे पास क्या हो जाएगा, मिथाइल। अब रियर कार्बन की बात करें, तो रियर कार्बन पर मेरे पास क्या है, एक इथाइल है और दो हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं। अब सिचुएशन ये आती है कि मोर स्टेबल, यदि मैं यहाँ पर बनाऊँ तो रिपल्सन लगेगा, यहाँ बनाऊँ तो रिपल्सन लगेगा। तो यदि यहाँ पर इथाइल लगाता हूँ तो इथाइल इथाइल मोर रिपल्सन, यहाँ लगाता हूँ इथाइल इथाइल मोर रिपल्सन हो जाएगा, और यहाँ लगाऊँ तो इथाइल मिथाइल रिपल्सन होगा और हाइड्रोजन इथाइल रिपल्सन होगा। तो ऊपर तो बल्कि ग्रुप और बल्कि ग्रुप में रिपल्सन होगा, और यहाँ पर यदि मैं इथाइल लगाता हूँ तो ये इथाइल से इथाइल रिपल्सन जो होगा वो कम हो जाएगा, और इथाइल मिथाइल थोड़ा ज़्यादा तो होगा, लेकिन इन दोनों रिपल्सन्स की तुलना में ये थोड़ा कम रह जाएगा, और ये तो बहुत नॉर्मल है। तो इस सिचुएशन में मेरे पास केवल यही स्थिति ऐसी बनती है कि एंटी पोजीशन पर इथाइल लगाने पड़ेंगे एक दूसरे से, और ये इसकी मोर स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक में ले लेता हूँ यहाँ पर साइक्लिक रिंग CH2 और CH3। अब इसमें इस कार्बन को तो मैं मान लेता हूँ ग्रुप नंबर 1, इसको फ्रंट कार्बन और ये रियर कार्बन। अब इसकी यदि मोस्ट स्टेबल सिचुएशन बनाए तो इसको इस तरह से भी माना जा सकता है कि ये जो फ्रंट कार्बन है इससे CH2 और CH3 लगे हुए हैं, और यहाँ से ये दो कार्बन एटम इस तरह से ये जा रहे हैं, और बाकी ये ग्रुप इसको मैं इस तरह से मान लेता हूँ। तो यदि हम, तो सबसे पहले मैं फ्रंट कार्बन को ड्रॉ करता हूँ। तो फ्रंट कार्बन में जो 1 नंबर कार्बन है वो 1 नंबर कार्बन एक रिंग है, तो इस तरह से मैं इसको 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बना देता हूँ। तो ये मेरे पास फ्रंट कार्बन ही हो गया। अब इस फ्रंट कार्बन पर और क्या लगा हुआ है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु भी है, तो ये सीधा हाइड्रोजन। अब इससे यहाँ पर ये रियर कार्बन, अब रियर कार्बन पर क्या लगा हुआ है, तो सेकंड नंबर कार्बन पर दो हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। अब यदि मेरे को मोर स्टेबल सिचुएशन यहाँ पर ड्रॉ करनी है, तो मोर स्टेबल ड्रॉ करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इस सिचुएशन पर तीन स्थितियाँ बन सकती हैं। एक सिचुएशन जस्ट इसके पीछे CH3 आ जाए ऊपर, एक इधर और एक इधर। अब ये दोनों सिचुएशन तो सेम है,
या यहाँ पर लगाया जाए या यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास दो हाइड्रोजन है। यहाँ तो मैं लगा नहीं सकता यदि मेरे को मोर स्टेबल बनानी है तो, क्योंकि यहाँ लगाने पर इस साइक्लिक रिंग और CH3 में सबसे ज़्यादा रिपल्सन की स्थिति बनेगी, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही आएगा। अब इधर से ये बड़ा ग्रुप और हाइड्रोजन सेम पोजीशन बन रही है और यहाँ से भी सेम यही पोजीशन बन रही है, तो इन दोनों सिचुएशनों में से मैं कहीं पर भी CH3 रख दूँ और कहीं पर भी H रख दूँ, तो ये इसकी मोर स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं तो एक मैं साइक्लोब्यूटेन ले लेता हूँ और इससे CH और इथाइल और एक मिथाइल ग्रुप ले लेता हूँ। अब इसका मेरे को मोर स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है, तो इसमें इसको कार्बन नंबर 1 ले लेते हैं और इसको कार्बन नंबर 2 ले लेते हैं। तो फ्रंट कार्बन सबसे पहले मेरे पास फ्रंट कार्बन पर एक इथाइल, एक मिथाइल और एक H उपस्थित है, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक इथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप और एक H, CH3H। अब रियर कार्बन की बात करें तो रियर कार्बन में अब मेरे पास एक तो साइक्लोब्यूटेन है, एक हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन से एक ग्रुप ये जा रहा है, एक ग्रुप ये है और दूसरा मेरे पास क्या बचा, एक हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को अपन स्टेबल करते हैं, तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि मेरे पास एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगाऊं CH3 और H के बीच में, और एक हाइड्रोजन मैं यहाँ लगाऊं इथाइल और मिथाइल के बीच में। तो इथाइल और मिथाइल के बीच में यदि रियर कार्बन पर हाइड्रोजन आएगा तो लेस रिपल्सन होगा, सबसे कम रिपल्सन की सिचुएशन बनेगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटा ग्रुप है और इथाइल से भी बहुत कम रिपल्सन होगा और मिथाइल से भी बहुत कम रिपल्सन होगा। अब मेरे पास दो सिचुएशन बनी, एक तो ये वाली बच रही है और एक ये वाली बच रही है, तो इस पर कौन सी रिंग आ जाएगी, साइक्लोब्यूटेन रिंग 1 2 3 और डायरेक्ट इससे अटैच है कार्बन से, तो ब्यूटेन वाली रिंग में यहाँ पर लगा दूंगा। ये इसका मोर स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगले क्वेश्चन में मैं दो साइक्लोब्यूटेन रिंग ही ले लेता हूँ। अब इसमें क्या है, एक कार्बन फ्रंट और एक बैक, एक एक हाइड्रोजन दोनों पर अवेलेबल है, तो इसका प्रोजेक्शन अपन बनाएं तो ये फ्रंट कार्बन पर भी इस तरह से पहला कार्बन तो ये मेरा साइक्लोब्यूटेन रिंग ही हो जाएगा और इस पर एक हाइड्रोजन और लगा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन रिंग। अब ये रियर कार्बन पर फिर से वही साइक्लोब्यूटेन रिंग लगी हुई है और एक हाइड्रोजन है, तो इसके जस्ट पीछे साइक्लोब्यूटेन तो ले नहीं सकता, क्योंकि जस्ट पीछे साइक्लोब्यूटेन लेने का मतलब है मोर रिपल्सन, तो यहाँ पर तो बैक में तो हाइड्रोजन ही आएगा और दो सिचुएशन ये बची, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, साइक्लोब्यूटेन ही आ जाएगा। ये इसका मोर स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें H बॉन्डिंग भी पाई जाती है और H बॉन्डिंग के कारण उनमें स्टेबिलिटी में चेंजेज आने लग जाते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम, ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH। अब इस कंपाउंड की यदि अपन बात करें, प्रोजेक्शन यदि इसका बनाया जाए तो इसके प्रोजेक्शन में ध्यान देने की बात ये कि मेरे पास ये फ्रंट कार्बन मान लेता हूँ, ये रियर कार्बन। फ्रंट कार्बन पर एक OH लगा हुआ है और दो हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं, तो फ्रंट कार्बन पर एक मैं OH लगा लेता हूँ और दो हाइड्रोजन लगा लेता हूँ। ये मेरे पास हो जाएगा रियर कार्बन, और रियर कार्बन में भी मेरे पास दो हाइड्रोजन और एक OH है, तो एक बार मैं OH को यहाँ पर लेता हूँ और इधर हाइड्रोजन, और इसका एक दूसरा रूप में ये बनाता हूँ कि OH और एंटी रूप में मैं OH यहाँ पर ले लेता हूँ। 60 डिग्री के एंगल पर जो आते हैं वो रूप क्या कहलाता है, गॉच रूप, और ये वाला कहलाएगा एंटी रूप। अब बात यदि अपन स्टेबिलिटी की करें तो इसमें से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो सीधी सी बात है, देखने पर हमको ऐसा लग रहा है कि OH दूर दूर है, तो यहाँ पर रिपल्सन बहुत कम होगा, और रिपल्सन बहुत कम होगा तो ऐसी स्थिति में एंटी रूप की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और गॉच रूप की स्टेबिलिटी कैसी होगी, कम होगी।
लेकिन ध्यान देने की बात यह कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं इन दोनों में यहाँ पर एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा और उस अट्रैक्शन फोर्स का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण स्टेबिलिटी घटेगी नहीं बल्कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि रिपल्सन नहीं हो रहा, अट्रैक्शन लगने लग गया और अट्रैक्शन के कारण यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण स्टेबिलिटी बदल जाती है। जो स्टेबिलिटी एंटी की ज़्यादा आ रही थी वो अब गॉस की ज़्यादा आने लग जाएगी। तो गॉस रूप मोर स्टेबल हो जाएगा किसकी तुलना में, एंटी की तुलना में। और एनर्जी की बात करें तो एनर्जी एनटी की ज़्यादा हो जाएगी गॉस की तुलना में। ठीक है, तो इस तरह से इन एग्जाम्पलों पर हमको ध्यान रखना है। और यदि इसका एनर्जी डायग्राम बनाया जाए तो सेम ब्यूटेन की तरह बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण स्टेबिलिटी में चेंजेज आने लग जाता है। तो मैंने एग्जाम्पल लिया था ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। अब इस एथिलीन ग्लाइकॉल में ध्यान देने की बात ये कि मैं यहाँ पर मान के चलो इधर तो OH फिक्स कर लिया मैंने, या फिर कोई ऐसा ग्रुप जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और इधर मैंने ले लिया जेड। अब ये जेड क्या क्या हो सकता है, या इधर जेड ले लूँ मैं, एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला कोई ग्रुप है और दूसरा भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले ये ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, तो हाइड्रोजन बनाने वाला ग्रुप फ्लोरीन हो सकता है, इसके अलावा NH2 ग्रुप हो सकता है, इसके अलावा OH हो सकता है जो अभी लिया ही था मैंने, इसके अलावा कोई एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी यहाँ पर हो सकता है, या फिर कोई एस्टर ग्रुप हो क्योंकि ये भी फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरह के कोई ग्रुप हो सकते हैं जो H बॉन्ड बनाएगा। और जब इस तरह से H बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इस स्थिति में गॉस रूप एंटी रूप की तुलना में मोर स्टेबल हो जाएगा और एंटी रूप गॉस रूप की तुलना में मोर एनर्जेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकी फॉर्मेशन कर लेंगे। अब बात करते हैं हम गॉस इफेक्ट। तो गॉस इफेक्ट क्या होता है, तो देखो गॉस इफेक्ट क्या होता है, नॉर्मली कुछ भी नहीं है गॉस इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के कुछ कंपाउंड्स आ जाते हैं, तो उसमें गॉस रूप मोर स्टेबल होने की सिचुएशन में रहता है। जैसे CH3 CH2 NH2। अभी तक हमने जितने भी ग्रुपों की बात की थी वो सब क्या थे, कार्बन एटम से रिलेटेड ग्रुप थे। अब यहाँ पर कार्बन की जगह मेरे पास नाइट्रोजन एटम आ गया, इसको मैं 1 नंबर कार्बन दे दूँ, इसको 2 नंबर, 2 नंबर मतलब रियर कार्बन, और 1 नंबर मतलब ये वाला मेरे पास जो कार्बन है वो कौन सा हो गया, फ्रंट कार्बन, कार्बन नहीं, नाइट्रोजन। अब इस सिचुएशन में यदि अपन यहाँ पर बनाएं तो ये मेरे पास नाइट्रोजन है जिस पर एक लोन पेयर अवेलेबल है, इसी पर एक लगा हुआ है CH3 ग्रुप, और इसी पर एक लगा हुआ है हाइड्रोजन, एक CH3 एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर। अब ये फ्रंट हो गया। बैक यदि मैं इसको बनाऊं तो बैक में मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, तो बैक में मेरे पास 2 हाइड्रोजन और एक CH3 अवेलेबल है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पर मेरे पास CH3 है। अब इस CH3 को मैं यदि इस पोजीशन पर लेता हूँ तो इस पोजीशन पर CH3 पास पास आएंगे। लॉन पेयर तो एक कोई एटम है ही नहीं, तो इसका रिपल्सन सबसे कम लगेगा। यहाँ इस पोजीशन पर मैं एक तो इस पोजीशन पर ले सकता हूँ, एक इस पोजीशन पर, और एक यहाँ पर CH3 लूँ, मोर रिपल्सन, यहाँ लूँ मोर रिपल्सन। यहाँ CH3 लेने पर क्या होगा, लॉन पेयर से और हाइड्रोजन से रिपल्सन लगेगा जो कि बहुत कम है। तो इस सिचुएशन में CH3 यहाँ लेना पड़ेगा और H यहाँ पर लेना पड़ेगा। इससे ये क्या है, गॉस रूप बना है, तो ये मोर स्टेबल फॉर्म इसका हो जाएगा। तो गॉस इफेक्ट क्या हुआ कि लॉन पेयर के सापेक्ष जो बल्की ग्रुप है वो गॉस पोजीशन में रहता है और मोर स्टेबल सिचुएशन यहाँ पर बनती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि मोस्ट बल्की सब्सटेंस ऑक्यूपाई गॉस पोजीशन with respect to lone pair in most stable conformation। क्या मतलब है इस लाइन का कि लॉन पेयर के सापेक्ष यदि बल्की ग्रुप को लिया जाए तो वो गॉस रूप बनेगा, और ऐसी स्थिति में मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन यानी मोस्ट
स्टेबल संरूपण प्राप्त हमें हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल करते हैं चलो इससे रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लेता हूँ CH3 CH2 एन लोन पेयर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सेम ही हो चुका है। अब इसमें यदि अपन बनाएं तो नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। रियर कार्बन की बात करें, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन। अब यदि मैं यहाँ पर लेता हूँ तो सेम लोन पेयर हाइड्रोजन यहाँ लेता हूँ मैं, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ लेता हूँ लोन पेयर हाइड्रोजन। चूंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है तो छोटे ग्रुप है, लेकिन एटम है और एटम से रिपल्सन CH3 का ज़्यादा लगेगा। लोन पेयर एक एटम नहीं है तो रिपल्सन कम लगेगा, तो CH3 को इन दोनों में से किसी भी पोजीशन पर ले सकते हैं। बाकी तो क्या बचा, हाइड्रोजन, तो ये मोर स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2। यदि मैं यहाँ पर CH3 CH CH3 एन हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस ग्रुप को ले लेता हूँ, तो सेम ये ग्रुप भी इसी तरह से अपन बना लेते हैं कि यहाँ पर एक लोन पेयर मेरे पास, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। अब रियर कार्बन की बात करें तो रियर कार्बन पर मेरे पास अब क्या आ चुके हैं, इस पर एक हाइड्रोजन है, एक CH3 और एक CH3 है। तो अब इसको मैं कहाँ पर लूँ, तो यदि मैं CH3 को यहाँ पर लेता हूँ तो मोर रिपल्सन लगेगा। तो मैं सबसे पहले लगाता हूँ H की पोजीशन, तो H की पोजीशन CH3, तो बड़े बड़े ग्रुपों के बीच में CH3 ज़्यादा रिपल्सन हो जाएगा, तो H में यहाँ लगा देता हूँ। अब मेरे पास 2 CH3 बचे, तो लोन पेयर हाइड्रोजन, तो इसका रिपल्सन कम लगेगा, इसका थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा तुलनात्मक, तो एक CH3 में यहाँ लगा देता हूँ। अब मेरे पास बचा ही दूसरा CH3 है, तो वो तो ऑटोमेटिक इस पोजीशन पर जाएगा, तो ये मोर स्टेबल इसका कॉन्फर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगला थर्ड। तो थर्ड की यदि अपन बात करें CH3 CH2OH। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पर ध्यान से, तो देखो ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन एटम पर लोन पेयर 2 होते हैं, तो एक तो इस पोजीशन पर मैं लोन पेयर लगा दूँ, एक इस पोजीशन पर लोन पेयर लगा दूँ, और एक इधर हाइड्रोजन, ये मेरा फ्रंट ये सेकंड। तो ऑक्सीजन के तीनों लग चुके हैं ग्रुप। अब ये मेरे पास रियर कार्बन सेकंड वाला, सेकंड कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और एक CH3 है। यदि मैं यहाँ CH3 को लगाऊँ लोन पेयर हाइड्रोजन रिपल्सन, यहाँ लगाऊँ लोन पेयर हाइड्रोजन रिपल्सन, और यहाँ लगाऊँ तो लोन पेयर, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यदि मैं CH3 को लगाता हूँ तो लोन पेयर से CH3 रिपेल होगा। चूंकि लोन पेयर कोई एटम नहीं है तो रिपल्सन सबसे कम होगा, तो CH3 के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन यही होगी। बाकी 2 हाइड्रोजन बचे तो उनकी सिचुएशन तो यही हो सकती है, तो ये मोर स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन इसका हो जाएगा। और एग्जाम्पल करते हैं, तो एक मैं ले लेता हूँ CH3 CHO CH3 और CH3। इस वाले के लिए यदि अपन बनाते हैं तो यहाँ पर इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ, इसको 2 नंबर। तो ऑक्सीजन पर अब मेरे पास एक तो लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, और अब तीसरा क्या आ चुका है CH3। ये मेरे पास रियर कार्बन हो जाएगा सेकंड वाला। अब सेकंड कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और 2 CH3 लगे हुए हैं, तो सबसे पहले हाइड्रोजन की सिचुएशन ड्रॉ करते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ पर आएगा। यदि मैं हाइड्रोजन को यहाँ पर लूँ तो CH3 और लोन पेयर के बीच में हाइड्रोजन, यहाँ पर लूँ तो CH3 और लोन पेयर के बीच में हाइड्रोजन, और यहाँ पर लेता हूँ मैं तो लोन पेयर के बीच में हाइड्रोजन। चूँकि लोन पेयर के बीच में कोई भी ग्रुप आता है तो उसका रिपल्सन सबसे कम होता है, तो ऐसी स्थिति में मेरे को यहाँ पर स्मॉल ग्रुप की जगह कोई बल्कि ग्रुप को रखना होगा, और बल्कि ग्रुप मेरे पास क्या है CH3, तो मैं यहाँ पर CH3 को स्थान दूंगा ना कि हाइड्रोजन को, जिससे रिपल्सन कम हो जाए। अब 2 ही सिचुएशन बची और सेम सिचुएशन है CH3 लोन पेयर CH3 लोन पेयर, तो इसमें से तो मैं कहीं पर भी हाइड्रोजन को पुटअप कर सकता हूँ, कहीं पर भी CH3 को, क्योंकि इसके अलावा कोई और पोजीशन मेरे पास बची ही नहीं है। तो यहाँ मैं हाइड्रोजन रख देता हूँ, यहाँ पर मैं CH3 रख देता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं 5th क्वेश्चन, HOOH परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड मैंने लिया है, इसकी बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है ओपन बुक की तरह, कुछ इस तरह से, जिसमें एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, एक हाइड्रोजन, और इधर से एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और एक हाइड्रोजन। इस तरह से ओपन बुक की इस तरह स्ट्रक्चर होती है, पर इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है इसका। तो ऑक्सीजन एटम,
एक लोन पेयर, दो लोन पेयर और हाइड्रोजन। रियर में भी मेरे को कार्बन की जगह ऑक्सीजन ही लेना पड़ेगा, जिस पर भी दो लोन पेयर और एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। अब मैं लोन पेयर के बीच में लोन पेयर लूँ तो रिपल्सन का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लेता हूँ और यहाँ पर हाइड्रोजन लेता हूँ तो हाइड्रोजन लोन पेयर के बीच में हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन लोन पेयर के बीच में हाइड्रोजन होगा। तो इस सिचुएशन में मेरे को हाइड्रोजन यहाँ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर के बीच में हाइड्रोजन, रिपल्सन सबसे कम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या सिचुएशन बची, एक लोन पेयर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा और एक यहाँ पर रख दिया जाएगा और ये मोर स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन इसका बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब थोड़ा सा अलग टॉपिक लेते हैं, एक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट म्यू, तो डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं। तो म्यू क्या होता है, चार्ज इनटू लेंथ, यानी दूरी और चार्ज के गुणनफल को हम डाइपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH2Cl और CH2Cl। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कौन सा रूप मोर स्टेबल होगा। तो इसमें हम गॉस रूप और एंटी रूप दोनों को बनाते हैं और दोनों को बनाने के बाद देखते हैं कौन सा रूप मोर स्टेबिलिटी की ओर जाता है। देखो, सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक क्लोरीन एटम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम, ये इसका रियर कार्बन हो जाएगा। रियर कार्बन में क्लोरीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम। तो ये इसका कौन सा रूप हो गया, एंटी। अब इसका गॉस रूप यदि अपन बनाएं तो इसका गॉस रूप क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि क्लोरीन और ये कार्बन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की। तो किधर की ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, क्लोरीन की तरफ। और यहाँ पर बैक में कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन की ज़्यादा है तो क्लोरीन की तरफ। अब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू आएगी वो म्यू की वैल्यू कैसी आ जाएगी, 0। म्यू डाइपोल और गॉस रूप में क्या होगा, इसमें डायरेक्शन वेक्टर्स की क्लोरीन की तरफ और यहाँ पर डायरेक्शन इस क्लोरीन की तरफ वेक्टर्स की जाएगी। अब ये डायरेक्शन जो अपोजिट एंगल में जा रही है तो इसमें एक तो इधर, अब इसके घटक यदि किए जाएं तो इनके घटकों जो बनेंगे ये तो पूरा वेक्टर हो जाएगा और इसके यदि अपन घटक करें तो एक ऊपर एक नीचे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर म्यू नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त होगा, मतलब ये आपस में एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो अब इस सिचुएशन में यदि अपन डायरेक्ट स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी यहाँ पर किसकी ज़्यादा हो जाएगी, एंटी की ज़्यादा हो जाएगी, किसकी तुलना में, गॉस की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा। अब बात करें इसके यदि अपन कन्फर्मेशनल एनालिसिस की, तो इसका कन्फर्मेशनल एनालिसिस बिल्कुल उसी प्रकार का बनेगा जो हमने ब्यूटेन का बनाया था। ब्यूटेन का किस तरह से बनाया था, इधर एनर्जी और इधर मैंने क्या लिया था, एंगल ऑफ रोटेशन अल्फ़ा। तो ब्यूटेन का हमने बनाया था बिल्कुल इस टाइप का। इस टाइप का हमें ये परफेक्टली एक्लिप्ड और 360 पर परफेक्टली एक्लिप्ड हमें प्राप्त हो गया था। ये वाले पार्शली और ये वाला एंटी और ये वाले गॉस रूप हमें प्राप्त हो गए थे। अब हमारे पास यहाँ पर दो रूप हैं, एक तो गॉस है और एक मेरे पास एंटी है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल कौन होगा, जिसकी एनर्जी सबसे लीज होगी यानी सबसे कम होगी। और एनर्जी सबसे कम किसकी है, गॉस की और एंटी की। सबसे कम तो एंटी की है और उसके बाद गॉस की है। तो अधिकांश रूप यहाँ पर कहाँ जाना पसंद करेंगे, गॉस में और एंटी में। तो इस कारण यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स से। मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी लगभग कितने हो जाते हैं, 1। बाकी और रूप भी होंगे होने को तो, लेकिन
और रूपों की तुलना में ये रूप सबसे ज़्यादा होते हैं और ऐसी स्थिति में मोल फ्रैक्शन इनका बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर हम इफेक्टिव म्यू इफेक्टिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं और म्यू इफेक्टिव कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि म्यू एंटी वाले का रूप इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी प्लस म्यू गॉश इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉश रूप। और इस तरह से इनका हम यहाँ पर क्या निकाला जा सकता है, इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। और इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट जो इनका आता है वो हम कैलकुलेट करके देखते हैं और इससे रिलेटेड एक आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, म्यू इफेक्टिव की वैल्यू दी हुई है 1.0 डिवाइड, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी दिया हुआ है 0.8। तो म्यू गॉश हमें कैलकुलेट करना है किस मॉलिक्यूल के लिए, जो अपन ऊपर पढ़ रहे थे 1,2-डाइक्लोरोइथेन के लिए, इस मॉलिक्यूल के लिए मेरे को कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला मेरे पास है म्यू इफेक्टिव बराबर म्यू एंटी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी प्लस म्यू गॉश इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉश। तो म्यू इफेक्टिव की वैल्यू कितनी दे रही 1.0, म्यू एंटी, अब म्यू एंटी की हम यदि बात करें तो ध्यान देने की बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था कि जो हमारे पास रूप था कौन सा वाला, एंटी वाला, उसके लिए म्यू का मान कितना प्राप्त हो गया था हमें, हमने देखा था कि एंटी वाले के लिए म्यू की वैल्यू कितनी आई थी 0, और म्यू की वैल्यू 0 और गॉश रूप के लिए नॉट इक्वल टू 0। तो गॉश रूप के लिए तो हमारे पास दी हुई है और एंटी वाले रूप के लिए हम यहाँ पर 0 हमने निकाल लिया है। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखें ध्यान से, ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी इसकी 1, किसकी, म्यू इफेक्टिव बराबर म्यू एंटी कितना आता है 0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी कितना दे रखा है 0.8 प्लस म्यू गॉश, ये मेरे को कैलकुलेट करना है इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉश। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉश मेरे पास कितना हो जाएगा, अब अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इन दोनों का जो सम था वो कितना माना हमने 1। तो इस सिचुएशन में एक्स एंटी दे रखा है और मोल फ्रैक्शन 1 में से घटाकर मैं इसका निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा 0.2, ये तो 0 हो जाएगी वैल्यू। तो म्यू गॉश मेरे पास कितना प्राप्त हो जाएगा 1/0.2 यानी कि 5 डिवाइड, डिवाइड क्या है, मात्रक होता है किसका, द्विध्रुव आघूर्ण का। अब टेम्परेचर के संग इसका वेरिएशन अपन देखते हैं कि टेम्परेचर के संग क्या वेरिएशन निकल के आता है। तो ध्यान से देखने की बात यह है कि टेम्परेचर के संग इसका वेरिएशन जब अपन देखते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, जैसे सबसे स्टेबल रूप कौन सा है मेरे पास एंटी और गॉश। अब मैं यदि टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेंगे और एनर्जी गेन करने पर ये मॉलिक्यूल एंटी और गॉश को त्याग कर कहाँ पर, परफेक्टली एक्लिप्स या हायर स्टेट में जाना चाहेंगे, और हायर स्टेट में जाएंगे तो एंटी और गॉश जो है वो कम होंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि मैं यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और एनर्जी इंक्रीज यदि हो गई तो एंटी का जो म्यू है वो तो 0 होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, गॉश रूप जो है, गॉश रूप के लिए एक्स की वैल्यू है वो बढ़ेगी, और एक्स की सबसे कम कौन सा होगा, एंटी रूप ही, गॉश तो भी रहेगा। तो इस सिचुएशन में क्या है, गॉश रूप के बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में गॉश रूप जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ने लगेगा, और गॉश रूप यदि बढ़ गया तो म्यू इफेक्टिव की वैल्यू भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि म्यू एंटी तो 0 है। अब इस सिचुएशन में ये पूरी ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो गॉश रूप यदि बढ़ेगा यहाँ पर तो इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ने पर सीधा सीधा म्यू इफेक्टिव का मान बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर के संग सीधा संबंध दिया जाएगा कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा म्यू इफेक्टिव की वैल्यू में भी वृद्धि होती चली जाएगी। और जस्ट इसका अपोजिट करें, टेम्परेचर यदि गिरा तो म्यू इफेक्टिव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
टेम्परेचर के संग क्या रिलेशनशिप निकल के आया कि यदि टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो इस स्थिति में एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी यदि बढ़ जाती है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉश में वृद्धि हो जाती है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉश बढ़ जाता है तो म्यू इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाती है। और सेम इसका वाइस वर्सा, टेम्परेचर डाउन तो एनर्जी डाउन, एनर्जी डाउन तो ऐसी स्थिति में म्यू जो इफेक्टिव है वो भी वैल्यू उसकी कम हो जाती है। चलो अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन और करते हैं हम। क्वेश्चन है कैलकुलेट स्टेबिलिटी ऑफ सक्सिनिक एसिड एट ए पॉइंट है लो पीएच पर और बी पॉइंट है हाई पीएच पर। तो लो पीएच और हाई पीएच पर हमें सक्सिनिक एसिड की स्टेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो CH2COOH और CH2COOH, ये मेरे पास सक्सिनिक एसिड है। सबसे पहले मैं लो पीएच पर बात करता हूँ। तो लो पीएच का मतलब है कि पीएच की वैल्यू कम, और पीएच की वैल्यू कम होता है तो मीडियम कौन सा हो जाता है, अम्लीय। एसिडिक मीडियम मेरे को प्राप्त हो जाएगा। अब एसिडिक मीडियम की यदि मैं बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, और कार्बोक्सिलिक एसिड मीडियम कौन सा है, एसिडिक। H+ ज़्यादा होगा, और H+ ज़्यादा होगा तो ये इक्विलिब्रियम में रहता है। अब सिचुएशन क्या है, मेरे पास H+ ज़्यादा है और H+ ज़्यादा है तो लीच-एटिस-लिए प्रिंसिपल लगेगा, लास-आतेलिए का नियम, और रिएक्शंस बैकवर्ड जाएगी। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन की तुलना में कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में रहना ज़्यादा प्रेफर करेगा। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, मेरे पास जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस रूप में रहना पसंद करेगा तो मैं इसका रूप बनाता हूँ। तो सबसे पहले देखें अपन ध्यान से, तो इसका पहला रूप क्या बनेगा, तो ये मेरे पास, अब मैं इसका बना रहा हूँ, इसको कार्बन नंबर 1 दे दें और इसको कार्बन नंबर 2 दे देते हैं। तो ध्यान देने की बात यह कि ये पहला ले लेता हूँ मैं यहाँ पर ऑक्सीजन और OH, और ये मेरे पास इस कार्बन पर 2 क्या है, हाइड्रोजन एटम। जबकि रियर में मेरे पास क्या होंगे, 2 तो हाइड्रोजन होंगे और एक मेरे पास यहाँ पर OH और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बंध में H बॉन्डिंग लगने लग जाएगी, और H बॉन्डिंग कारण ये कौन सा रूप प्राप्त हुआ है मेरे को, गॉश रूप। अब इसका यदि एंटी बनाऊँ मैं तो COOH यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं होगा, H बॉन्डिंग। तो गॉश रूप जो होगा इसका एंटी क्या बनेगा, वैसे बनाए हम तो यहाँ पर OH और इधर मैं ले लूँगा यहाँ पर O और H, और ये आ जाएंगे मेरे पास हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये मेरे पास कौन सा रूप प्राप्त हो गया, एंटी। तो अब सीधी सी बात है, यहाँ पर H बॉन्डिंग लग रहा है और H बॉन्डिंग वाला केस हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर यदि स्टेबिलिटी की बात करूँ मैं तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, गॉश की ज़्यादा हो जाएगी, किसकी तुलना में, एंटी की तुलना में। और ये अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ भी चुके हैं कि यदि H बॉन्डिंग वाली सिचुएशन लगने लग जाती है तो H बॉन्डिंग में गॉश रूप एंटी की तुलना में मोर स्टेबल हो जाता है, और एनर्जी एंटी की ज़्यादा हो जाएगी, किसकी तुलना में, गॉश की तुलना में। तो लो पीएच के बाद बात आती है अब सेकंड नंबर पर हाई पीएच। तो हाई पीएच पर कौन मोर स्टेबल होगा और कौन लेस स्टेबल होगा। तो हाई पीएच पर यदि अपन देखें तो हाई पीएच पर क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस रूप में रहना पसंद करेंगे, बेसिक मीडियम में। मीडियम बेसिक हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में बेसिक मीडियम मतलब OH। तो OH क्या करेगा, H को निकालेगा बाहर, तो ऐसी स्थिति में बेसिक मीडियम में ये अपना H+ यहाँ से रिलीज कर देगा, और ये किस रूप में रहना प्रेफर करेगा, कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में। तो ये सक्सिनिक एसिड जो है वो सक्सिनेट आयन के रूप में अवेलेबल रहेगा, और सक्सिनेट आयन ये होता है। अब ऐसी स्थिति में यदि मैं इसके सिन एंटी
और गॉस रूप यदि मैं बनाऊं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड OH और O नेगेटिव, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये मेरे पास फ्रंट कार्बन। रियर कार्बन में यदि मैं बात करूं तो रियर कार्बन में मेरे पास OH या फिर O नेगेटिव ले लो इधर से, और ये OH, और इधर H, ये मेरे पास कौन सा रूप हो गया इसका, गॉस रूप। एंटी रूप यदि अपन इसका बनाएं तो इसके एंटी रूप में ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि, और गॉस रूप में तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव में बहुत ज़्यादा रिपल्सन लगेगा, और रिपल्सन लगने के कारण ये रूप इसका स्टेबल नहीं रह पाता, ये दूर दूर होने के कारण क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो हाई पीएच में यदि स्टेबिलिटी की बात यदि अपन करें तो स्टेबिलिटी हाई पीएच में एंटी की ज़्यादा हो जाती है बजाय किसके, गॉस रूप के। तो एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, जैसे मैं लेता हूँ R3N पॉजिटिव CH2 C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। अब इस कंपाउंड में ध्यान से देखना यह है कि इसमें गॉस रूप और एंटी रूप में से कौन मोर स्टेबल होगा। तो इसके लिए हम इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं मोर स्टेबल वाला। इसको मैं 1 नंबर कार्बन दे दूं, इसको 2 नंबर कार्बन दे देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा NR3 पॉजिटिव, और इस पर क्या लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। और रियर कार्बन की बात करें हम इसके की, तो रियर कार्बन में मेरे पास 2 हाइड्रोजन और एक ये ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और इधर डबल बॉन्ड O, और इधर H और इधर H। और दूसरा रूप इसका क्या बन जाएगा, NR3 पॉजिटिव हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और COO माइनस कहाँ पर आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, किधर भी ले सकते हैं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इधर आ जाएंगे हाइड्रोजन। तो ये इसका हो जाएगा गॉस रूप, और ये इसका हो जाएगा एंटी रूप। अब नेक्स्ट बात ये करते हैं, देखो यहाँ पर प्लस और माइनस डिफरेंट चार्ज अवेलेबल है, और विपरीत चार्ज होने के कारण यहाँ पर लगेगी स्टेबिलिटी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स काम करने लग जाएंगे, ना कि रिपल्सन फोर्स। तो ऐसी स्थिति में यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी गॉस रूप की ज़्यादा हो जाएगी किसकी तुलना में, एंटी की तुलना में। तो इस तरह से हम स्टेबिलिटी गॉस और एंटी में निकाल लेते हैं, और कई क्वेश्चन हमने कर लिए जिसमें हमने गॉस और एंटी रूप में न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाकर देख लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कन्फर्मेशन इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे कन्फर्मेशन कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं सबसे पहले एक सबसे छोटी रिंग लेता हूँ, साइक्लोप्रोपेन रिंग। अब इस साइक्लोप्रोपेन रिंग को मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, जिसमें इसको मैं 1 नंबर कार्बन दे देता हूँ, इसको 2 नंबर कार्बन, और ये वाला जो कार्बन है इसको मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा कार्बन। तो अल्फ़ा कार्बन मानने पर इसको यदि मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग बनाऊँ तो ये मेरे पास फ्रंट कार्बन पर मेरे पास इसकी 2 वैलेंसी ऑक्यूपाई हो रही है, इसका मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पर भी क्या अवेलेबल हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु। तो एक हाइड्रोजन परमाणु, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, और तीसरे पर ये कौन हो जाएगा, अल्फ़ा कार्बन। अब रियर यानी कि सेकंड नंबर का कार्बन बनाना पड़ेगा मेरे को। सेकंड नंबर के कार्बन पर भी यदि अपन ध्यान से देखें तो ये जो कार्बन है सेकंड वाला, ये भी अल्फ़ा से अटैच है, और 1 वाला भी अल्फ़ा से अटैच है। तो सेकंड वाले को भी मेरे को किससे अटैच करना पड़ेगा, अल्फ़ा कार्बन से अटैच करना पड़ेगा। और फिर ये मेरे पास हाइड्रोजन, और ये मेरे पास इसका हाइड्रोजन। तो ये परफेक्ट एक्लिप्स्ड वाली स्ट्रक्चर बनी है। लेकिन इस कंपाउंड को मैं रोटेट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया है, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के कारण इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, कन्फर्मेशन बनना इनके बहुत कम हो जाते हैं, और यही कारण है कि ये कन्फर्मेशन के लिए अपने आप को पूरी तरह से अवेलेबल नहीं कर पाते हैं।
अब इसमें यदि हम देखें ध्यान से तो थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, और मैं इसको और रोटेट कर भी नहीं सकता। तो यही एक ऐसी स्ट्रक्चर है, चाहे यहाँ पर रिपल्सन कितना भी लगे, हाईएस्ट रिपल्सन लग रहा है यहाँ पर क्योंकि पास पास हैं, तब भी ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाली भी है और मिनिमम स्टेबिलिटी वाली भी है, लेकिन रिपल्सन के कारण इस रिंग को हम अभी मिनिमम स्टेबिलिटी वाली रिंग बोलेंगे, पहली बात। तो दूसरी बात, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ से और ये सभी बिल्कुल एक दूसरे के सीध में आ रहे हैं क्योंकि थीटा एंगल 0 है। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या लग रहा है, तो इस रिंग में मैक्सिमम टॉर्सनल एंगल लग रहा है। तो टॉर्सनल एंगल इसमें मैक्सिमम है। अब यही कारण है कि जो साइक्लोप्रोपेन जैसी वलय होती हैं, छोटी वलय होती हैं, वो लीस्ट स्टेबल होती हैं, बहुत कम स्थायी होती हैं। अब इसकी लीस्ट स्टेबिलिटी का एक और रीज़न है, और वो रीज़न क्या है, एंगल स्ट्रेन। तो ये एंगल स्ट्रेन क्या होता है, तो देखो ध्यान से, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है। अब इस साइक्लोप्रोपेन रिंग में हम ध्यान से देखें तो ये जो कौन है, इसको मान के चलो मैं ओमेगा कौन कह लेता हूँ। यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, और ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और sp3 होने के कारण इसमें जो एंगल होना चाहिए, तो ओमेगा जो कौन होना चाहिए, वो एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्री का। और ओमेगा जो कौन मैंने माना है, वो वास्तव में एक्चुअलिटी में है कितने का, यहाँ पर 60 डिग्री का। तो जो एंगल स्ट्रेंथ तनाव आ रहा है, वो 109 में से यदि 60 को लेस किया जाए तो यहाँ पर तनाव कैलकुलेट हो जाएगा कि इतना इसमें तनाव है, खिंचाव उत्पन्न हो रहा है इस रिंग में। और इतना खिंचाव होने के कारण इसमें स्ट्रेन तनाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये डेल्टा ही मेरा क्या कहलाता है, एंगल स्ट्रेन कहलाता है। और इस एंगल स्ट्रेन के कारण जो 3 मेंबर्ड रिंग होती हैं साइक्लोप्रोपेन टाइप की, वो बहुत लीस्ट स्टेबल रिंग हो जाती हैं। तो यही कारण है कि ये बहुत कम स्टेबिलिटी शो करती है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम इससे रिलेटेड, कि मेरे पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड का नाम है 1,2-डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और इस 1,2-डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन में मेरे को ये बताना है कि सिस और ट्रांस में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और किसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन ये है, 1,2-डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन कंपैरिजन करना है सिस एंड ट्रांसपोजिशन का, कि मोर स्टेबल कौन सी होगी। तो देखो सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। एक रूप को तो मैं बना लेता हूँ, सॉरी सिस ही लिख दिया मैंने, CH3 और CH3 H और H। और एक रूप को मैं बना लेता हूँ इसमें ट्रांस। तो ये मेरे पास इसका सिस रूप हो गया और ये मेरे पास इसका ट्रांस रूप हो गया। अब इस सिचुएशन में मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन इसको हमें समझना है किसके रूप में, न्यूमैन प्रोजेक्शन के रूप में। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन के रूप में अपन इसको बनाकर देखते हैं एक बार। तो इसकी 2 सिचुएशन मैं यहाँ पर लेता हूँ। तो पहली स्थिति को यदि अपन देखें तो ध्यान से देखें, ये फ्रंट कार्बन, ये वाला मैं फ्रंट कार्बन मान लेता हूँ, ये बैक कार्बन। फ्रंट पर एक CH3 और एक H अवेलेबल है, तो ये CH3, ये H और ये अल्फ़ा एंगल, इसको मैंने अल्फ़ा मान लिया। और ये रियर कार्बन, रियर में एक H है, एक CH3 है, सॉरी CH3 है, एक H यहाँ पर अवेलेबल है। और ये जो फ्रंट वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन को यदि मैं देखूँ यहाँ से, तो ये वाला इससे अटैच हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये CH3 और ये CH3 पास पास आ चुके हैं एक दूसरे के सीध में। तो ये यहाँ पर यदि एक दूसरे के जस्ट सीध में होते तो ये बनता
सिस पोजीशन। अब मैंने यहाँ पर पहले ट्रांस पोजीशन बना ली है, मतलब ये वाली स्थिति। अब मैं इस वाली सिचुएशन को यहाँ पर बनाता हूँ। तो ये मेरे पास फ्रंट कार्बन में एक CH3, इधर H, और इधर मेरे पास ये अल्फ़ा कार्बन। ये मैं यहाँ पर लेता हूँ रियर। तो रियर पोजीशन में इसके जस्ट पास में CH3 आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, और ये मेरे पास अल्फ़ा कार्बन इससे अटैच हो जाएगा। अब ध्यान देने की बात ये है कि इस वाली सिचुएशन में CH3 और H है, CH3 और H है, ये तो सेम है, और CH3 पास पास हैं। तो यहाँ पर वांडरवाल स्ट्रेन या फिर स्टेरिक स्ट्रेन जो होगी वो सिस वाली पोजीशन में ज़्यादा होगी और ट्रांस वाली पोजीशन में थोड़ी कम होगी। तो स्टेबिलिटी यहाँ पर एंगल स्ट्रेन जो है वो तो बिल्कुल सेम है, टॉर्सनल एंगल जो है वो भी सेम है, थीटा की वैल्यू भी सेम है। तो यहाँ पर जो अंतर स्टेबिलिटी का निकल के आ रहा है वो वांडरवाल स्ट्रेन या स्टेरिक स्ट्रेन से निकल के आता है, और ट्रांसपोजिशन जो होती है वो मोर स्टेबल हो जाती है किसकी तुलना में, सिस की तुलना में। ये क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज हमने साइक्लिक रिंग में भी कन्फर्मेशनल थोड़ा सा जाना, और इसके अलावा हमने आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे कन्फर्मेशनल से संबंधित। थैंक यू।